नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा, तो आए देखते हैं अब खबरें तेज रफ्तार से। दिसंबर के शुरू होते ही भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग जगहों और राज्यों के 75 विश्वविद्यालयों के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता संभालना जहां एक गर्व का विषय है, तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वसुधैव कुटुंबकम G20 के लिए भारत का ध्येय वाक्य भी यही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को विश्व के एक बड़े मंच पर रखने का बेहतरीन मौका है। G20 जो कि दुनिया की जीडीपी की 85% हिस्सेदारी साझा करता है और 75% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है, भारत का नजरिया सतत, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। भारत कुल 200 बैठकों का आयोजन G20 की अध्यक्षता के दौरान करेगा। वहीं अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदस्य देशों के राजदूतों के साथ भारत ने मुलाकात बैठक कर चुका है। भारत शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और यूएई को विशेष रूप से आमंत्रित करेगा। भारत का जोर 21वीं सदी में देश की सर्वस्पर्शी प्रगति, समृद्ध सांस्कृतिक को दर्शाने और विश्व के लिए भारत के विजन को रखने पर होगा। पीएम ने देश के सभी प्रमुख अखबारों में एक लेख लिखा है, जिसमें भारत की G20 की अध्यक्षता के एजेंडे को विस्तार से बताया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। पीएम ने कहा, आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा, आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। भारत का एजेंडा पेश करते हुए पीएम ने कहा कि G20 अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पीएम ने कहा कि हमारी G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से में हमारे साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं, उनके परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। पीएम ने कहा, हमारी प्राथमिकताएं हमारी एक पृथ्वी को संरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव पैदा करने और हमारे एक भविष्य को आशान्वित करने पर केंद्रित होगी। पीएम ने कहा कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। आज भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। इस मौके पर झांसी के दुर्ग को रोशनी से सजाया गया। गुजरात में पहले चरण के लिए राज्य की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों पर वोटिंग को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण की सभी सीटों पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जो कि शाम के 5 बजे तक चली। पहले चरण में दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र के 19 जिलों में 788 उम्मीदवार मैदान में थे। सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के मोरबी, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और भावनगर सहित 12 जिलों में वोट डाले गए। इन जिलों में तमाम मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी सबने सुनिश्चित की। दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, तापी सहित 7 जिलों में ही हाल ऐसा रहा। भरूच में कई मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुविधाएं बनाई गई थी। कई जगहों पर महिलाओं ने भी जमकर मतदान किया। कई पोलिंग बूथों पर इन महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी पहली बार मतदान का उत्साह देखते ही बनता था।
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में तो उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजकोट में मतदान किया। गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में वोट डाले तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर के एक मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने पोरबंदर में, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी मां के साथ अमरेली में मतदान किया। आम आदमी पार्टी के नेता अल्पेश कथीरिया और भाजपा नेता दर्शना जरदोश ने भी सूरत में मतदान किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नवसारी जिले में सपरिवार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य में 25,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। गुरुवार को मतदान के साथ ही 69 महिला और 719 पुरुष उम्मीदवारों के साथ ही कुल 788 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत EVM में बंद हो गई। राज्य के 89 सीटों पर 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं। बंद EVM के ये नतीजे राज्य में 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद सामने आएंगे। गुजरात में PM मोदी का रोड शो हुआ। रोड शो में PM का दिल खोलकर स्वागत किया गया, फूल बरसाए गए और मोदी मोदी के नारे लगे। रोड शो के PM मोदी ने 54 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और 16 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे। PM मोदी के काफिले पर लोगों ने पुष्प की बारिश की। PM मोदी ने अहमदाबाद में अपने रोड शो के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। PM ने मणिनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। PM ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। PM ने रोड शो के दौरान काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में एक जनसभा को संबोधित किया। PM ने कहा कि कांग्रेस के लोग जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। PM मोदी ने गुजरात के कलोल में रोड शो भी किया। इस दौरान जनता का अपार जनसमर्थन दिखाई दिया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। PM ने गुजरात में छोटा उदयपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। PM ने कहा कि बीजेपी पार्टी सत्ता के सुख में विश्वास नहीं करती बल्कि वे सेवा भाव से काम करती है। PM ने गुजरात के हिम्मतनगर में आयोजित भाजपा के विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। PM ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र है। गुजरात में एक और पहले चरण का मतदान चल रहा था तो दूसरे और दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया। तमाम राजनीतिक दल रोड शो और रैलियों के जरिए जनता तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में रैलियां करके जनता से वोट मांगे तो अहमदाबाद में रोड शो भी किया। और यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का उपयोग किया उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया। इस बार भी मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता देगी। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा के विजयपुर में रोड शो किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के बायर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती रही। कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। कांग्रेस पार्टी भी जमकर प्रचार कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके राज में गरीबों की समस्याएं हल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का भी प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं और युवाओं को तमाम गारंटी दी जाएगी। एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में अपने नेताओं की फौज उतार दी है।
केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के काम में लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में लगी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल रोड शो और घर घर जाकर प्रचार में लगे हैं। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में रोड शो किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। उधर कांग्रेस के तमाम नेता भी रैलियां और पदयात्रा करके जनता का समर्थन मांग रहे हैं। पार्टी ने नगर निगम चुनाव के वास्ते पार्टी के प्रचार अभियान के तहत डिजिटल वैन भी रवाना की है। भाजपा ने दिल्ली में शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछे कि क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपने मोबाइल फोन कई बार बदले हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की शराब घोटाले की एफआईआर में नाम न आने पर कहा कि जांच अभी चल रही है, इसलिए सभी को जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शास्त्री नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्हें विज्ञापन में नहीं, जनता के विकास में सरकारी धन का उपयोग करें, केजरीवाल उन्होंने ऐसी बातें कही। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी एमसीडी चुनाव में चुनाव प्रचार किया। कहा, हम चुनाव में पहले से ही ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बनाएगी। राजस्थान में भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए अपना शंखनाद फूंक दिया है। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध, सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के दशहरा मैदान आदर्श नगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान की राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जन आक्रोश यात्रा के दौरान भाजपा का लक्ष्य प्रदेश के 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क करने और तकरीबन 75,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने की है। भाजपा अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों को अटकाने और कई योजनाएं नाम बदलकर चलाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक की। आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। डिजिटल करेंसी को ई-रुपए का नाम दिया गया है। आरबीआई की इस पहल से भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो डिजिटल करेंसी परियोजना को लागू करने पर काम कर रहे हैं। आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि डिजिटल करेंसी के फायदों के साथ कुछ जोखिम भी है और इसलिए इस नई व्यवस्था को लेकर अध्ययन जारी है। आमतौर पर डिजिटल करेंसी को लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ कंफ्यूज करते हैं। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। नवंबर महीने में 7 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें करीब 12 लाख करोड़ रुपए के लेन देन शामिल हैं। पहले चरण के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसे शुरू किया है। रिटेल डिजिटल रुपए के इस्तेमाल का पहला मौका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद इससे अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में जारी किए जाने की योजना है। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल किसी भी तरह की खरीदारी, बिजनेस, बड़े या छोटे लेन देन और विदेशों में पैसे भेजने के लिए भी किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक इससे पहले डिजिटल रुपए के थोक खंड का पहला पायलट परीक्षण 1 नवंबर को पूरा कर चुका है। राष्ट्रपति भवन में 1 दिसंबर से सप्ताह में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। आधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in आरबी टूर से ऑनलाइन समयावधि बुक की जा सकती है। बीएसएफ अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। कच्छ के रण से लेकर कश्मीर में बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ देश सेवा में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत नागालैंड की संस्कृति पर बहुत गर्व करता है, जो साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देती है। नागालैंड में आज 23वें हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत हुई। ये उत्सव नगा विरासत ग्राम किसामा में 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत में फ्रांस के राजदूत एमेनुअल लेनिन ने, दक्षिण एशिया के लिए व्यापार आयुक्त और पश्चिम एशिया के लिए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एलन गेमेल और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी और फेरल भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण पर दिया बयान। कहा, धर्मांतरण अब एक गंभीर विषय बनता जा रहा था, इसलिए हमने इस पर कानून बनाया है। उत्तराखंड में धर्मांतरण में किसी का नाम आता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियारों के साथ 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। अमृतसर के पुलिस आयुक्त जसकरण सिंह ने इस संबंध में
जानकारी दी। शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स नया रिकॉर्ड बनाया और 184 अंक झटकर 63,284 अंक के पार बंद हुआ। निफ्टी भी नया कीर्तिमान बनाते हुए 54 अंक की बढ़त के साथ 18,812 अंक पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 352 रुपए की तेजी आई, वहीं चांदी की कीमतों में 1,447 रुपए की उछाल दर्ज की गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया गुरुवार को 8 पैसे सुधार के साथ 81 रुपए 22 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। देश में जीएसटी राजस्व नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11% बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा प्रणाली की गुरुवार को शुरुआत की। ये चेहरे की पहचान करने वाली कागज रहित प्रौद्योगिकी है। डिजी यात्रा में यात्रियों से संबंधित आंकड़ों को विकेंद्रित तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। अगले वर्ष मार्च तक हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता के हवाई अड्डों पर भी डिजी यात्रा का उपयोग शुरू किया जाएगा। ये सुविधा घरेलू उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर उपलब्ध है। ट्राई ने स्कैमर्स और फ्रॉड के मामलों को रोकने की दिशा में कॉल करने वाले का नाम दर्शाने को लेकर हितधारकों और टेलीकॉम कंपनियों से 40 दिन के भीतर परामर्श और आपत्तियां देने के निर्देश दिए हैं। ट्विटर की कमान एलॉन मस्क के हाथों में आने के बाद ट्विटर ने 26 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच भारत में बाल यौन शोषण और गैर सहमति वाली नग्नता को बढ़ावा देने वाले 44,000 से ज्यादा अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गे लेवारोव ने मॉस्को में एक शैक्षिक कार्यक्रम डायलॉग फॉर फ्यूचर के प्रतिभागियों के साथ बातचीत में कहा कि परमाणु शक्तियों के बीच किसी भी सैन्य टकराव से बचना अहम है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने और 1/3 से अधिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बमबारी के लिए रूसी राष्ट्रपति को दोषी ठहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बुधवार को नासा मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्पेस में संघर्ष की स्थिति में अमेरिका और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष में सहयोग बहुत ही अहम फैसला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका और फ्रांस जलवायु परिवर्तन से निपटने और सुरक्षा पर अंतरिक्ष में सहयोग पर चर्चा करेंगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भविष्य में रेल की हड़ताल को रोकने और बीमारी के दौरान रेल कर्मचारियों को समय से भुगतान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। बर्लिन सुरक्षा सम्मेलन को बोलते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में जीत हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जर्मनी रूस की परमाणु धमकी से नहीं डरेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने तुर्की के संकट को सीरिया में तुर्की के नए सैन्य अभियान के खिलाफ विरोध जताया और क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति को चिंताजनक बताया। हकीम जेफरीज को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से डेमोक्रेटिक पार्टी का शीर्ष नेता चुन लिया गया। जेफरीज कांग्रेस में उच्च पद पर आसीन होने वाले पहले अश्वेत अमेरिकी होंगे। फीफा विश्व कप में आज देर रात स्पेन और जापान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। स्पेन को नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए ड्रॉ की जरूरत है, वहीं जापान को अगले दौर में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना होगा। ग्रुप ई में जर्मनी के सामने कोस्टारिका की चुनौती होगी। जर्मनी को नॉकआउट में पहुंचने की जीत के साथ साथ ग्रुप के दूसरे मैच में जापान के खिलाफ स्पेन की जीत की दुआ करनी होगी। विश्व कप में हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। और अब बाकी की दूसरी खबरें। विश्व कप में आज एक नया इतिहास रचा जाएगा जब पुरुष फुटबॉल विश्व कप के किसी मैच में पहली बार ऑल फीमेल रेफरी टीम नजर आएगी। जर्मनी और कोस्टारिका के बीच होने वाले मैच में महिलाओं की रेफरी टीम दिखाई देगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 4 विकेट पर 598 रन बनाकर घोषित की। टीम के लिए मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने दोहरा शतक लगाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने पहली पारी में बगैर किसी नुकसान के 74 रन बना लिए थे। पहला मैच खेल रहे टी चंद्रपौल 47 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सर डॉन ब्रॉडमैन के टेस्ट में शतक लगाने के बराबरी कर लिए। स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक लगाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड बनाया। वो पहले दिन में 500 रन बनाने वाली पहली टीम बनी। पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 506 रन बनाए। जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पॉप और हैरी ब्रूक ने शतकीय पारी खेली। प्रो टेनिस लीग का चौथा संस्करण नई दिल्ली के आर.के. खन्ना स्टेडियम में शुरू हो गया है। चौथे संस्करण में कुल 8 टीम और 64 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान ने सऊदी अरब में अपनी आने वाली फिल्म डंकी की शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग पूरी होने की खुशी में उन्होंने इंस्टाग्राम पर शूट लोकेशन से एक वीडियो पोस्ट किया। फिल्म सैम बहादुर का टीजर आज रिलीज हो गया। टीजर में फिल्म की झलक को साझा किया गया है। विकी कौशल फिल्म में मुख्य भूमिका में है। सुपरहिट केजीएफ सीरीज के निर्माता यश अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए अपनी अगली फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपनी बायोपिक के लिए सबसे परफेक्ट बताया, क्योंकि वही ये भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डी नेरो नेटफ्लिक्स सीरीज 0 डे में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमने